हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन लगभग लगभग लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उसी में अब हम देखेंगे कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो एरोस की हेल्प से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वो उनके बीच में क्या करते हैं, रिलेशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूं, H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, आप लोग पहले से जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मैंने एक चीज बताई थी कि मास क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। तो अगर खुद सोचो आप लोग कि दो हाइड्रोजन के एटम और दो ऑक्सीजन के एटम मिल के यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम बनाए, तो फिर ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। मैंने क्या बताया था कि मास क्या रहता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम रहता है। तो यहाँ पे तो लेकिन मास बदल गया। तो क्या होता है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस नहीं है। इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अगर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स जो है हर एक एलिमेंट की क्या है, सेम है ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमें केमिकल इक्वेशन गिवन है वो केमिकल इक्वेशन कैसी है, वो केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2। अब देखो जरा, अगर मैंने इसको हाफ कर दिया तो उससे क्या हो गया, 2 इंटू में हाफ यानी कि 1। तो एक ऑक्सीजन का एटम, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन का एटम, तो ये मेरी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब मैंने यहाँ पे कौन सा मेथड इसको इस्तेमाल किया बैलेंस करने के लिए, ये है ट्रायल एंड एरर मेथड। मैंने ट्राई करके देखा। ठीक है, मैंने क्या किया, ट्राई करके देखा। और ट्राई करने पे मुझे ये पता लगा कि हाफ से मल्टीप्लाई करने पे मुझे एक ऐसी इक्वेशन मिल जाती है जो कि क्या हो रही है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जब मैं ऑक्सीजन को हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स को हम यहाँ पे देखते हैं। P4S प्लस O2। P4 जो है, P मीनिंग फॉस्फोरस। ठीक है, P जो है वो क्या है, फॉस्फोरस। अब देखिए चलो, P4 सॉलिड हमने लिया है और साथ में क्या लिया है, ऑक्सीजन गैस लिया है। ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं। देखो, फॉस्फोरस के कितने एटम, 4। ऑक्सीजन के कितने एटम, 2। और हमें क्या मिल रहा है, P4O10। तो यहाँ पे फॉस्फोरस के कितने एटम है, 4। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 10। ये तो नाइंसाफी हो गई ना भाई, यहाँ पर भी बराबर होने चाहिए थे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 पंजे 10 हो गया बराबर। 10 इधर है, 10 इधर है। और इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, फॉस्फोरस तो क्या है, इधर और इधर दोनों साइड क्या है, सेम है। तो देखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट कितना है, 2। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट कितना है, 10। क्या करूंगा, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों क्या हो जाएंगे, मेरे बराबर हो जाएंगे। यानी कि जो मेरी केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। चलिए, C3H8 गैस प्लस O2 गैस gives rise to CO2 gas plus H2O liquid, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, देखो कार्बन के 3 एटम है, हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। यहाँ पर 1 एटम ऑक्सीजन का और आ गया, हाइड्रोजन के 2 एटम है। अब देखो, ऑक्सीजन के 2 एटम इधर, 1 एटम इधर, 2 और 1 कितना हो गया, 3। कार्बन का इधर में कितने हैं, 2 है। तो ये तो क्या हो गया, यहाँ पे अभी गड़बड़ है। चलो हाइड्रोजन के देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पे इधर 2 हैं, इधर कितने हैं, 8 हैं। इधर क्या है, कार्बन का 1 है, इधर कार्बन के कितने हैं, 3 है। तो पहले क्या कर दो,
दोनों साइड बराबर बनाने के लिए कार्बन को मैं पहले क्या कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ। तो इसको क्या कर दूंगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 3CO2, ठीक है, 3CO2। अब देखो क्या हो गया, अब यहाँ पे 6 6 और एक 7, 7 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। 1 ऑक्सीजन तो ये हो गया, और 2 3 6 ऑक्सीजन ये हो गए। चलो अब हाइड्रोजन देखूं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं। यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 से मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन मेरे बराबर हो गए, कार्बन मेरे बराबर हो चुके हैं। अब मेरा सिर्फ क्या रह गया, ऑक्सीजन रह गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 1 जा 4, 4 इधर हो गए, 3 2 जा 6, 6 इधर हो गए। अब यहाँ देखो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 इधर है ऑक्सीजन, और 6 + 4 10 इधर है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 4 2 जा 8, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन देखो, 3 कार्बन यहाँ पर है, 3 कार्बन ही यहाँ पर है। तो अब ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो गई है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रायल एंड एरर मेथड, अभी तक जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, स्टोइचियोमेट्री एंड कैलकुलेशन। अब देखिए स्टोइचियोमेट्री की हम बात कर रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि स्टोइचियोमेट्री है क्या। देखिए स्टोइचियोमेट्री ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, स्टोशियन। स्टोशियन का मतलब होता है क्या, एलिमेंट। मेट्रॉन, मेट्रॉन मीनिंग मेजर, ठीक है। स्टोशियन मीनिंग एलिमेंट, स्टोशियन का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट, और मेट्रॉन का मीनिंग क्या हो गया, मेजर। कि हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट जो है उसकी मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोशियोमेट्री दस डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ मासेस। हम क्या करेंगे, मासेस को कैलकुलेट करेंगे। कभी कभार हो सकता है कि हम लोग क्या करें, वॉल्यूम को भी मेजर कर रहे हो, ठीक है। किसके केस में होगा ये, गैस के केस में। ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोशियोमेट्री के अंदर हम लोग कैलकुलेशन से डील करते हैं, किसके, मास की, और कभी कभार वॉल्यूम की, जब किसका केस होगा, गैस का केस होगा, किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के। चलो एक एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन गैस को हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। मीथेन गैस को हम क्या कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, CH4 गैस, CH4 गैस, इसका कितना मोल हमने लिया, 1 मोल ले लिया, प्लस में 2O2 गैस, 2 मोल हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन का ले लिया, gives rise to CO2 गैस प्लस 2H2O गैस। तो यहाँ पर देखो, ये वाला 2 और ये वाला 2, यानी जो ऑक्सीजन वाला 2 है और ये जो H2O वाला 2 है, ये क्या है, हमारे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। 1 मोल ऑफ CH4 गैस, 1 मोल जो CH4 गैस है वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल CH4 गैस क्या कर रहा है, फिर 2 मोल्स ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या देने के लिए, 1 मोल CO2 गैस देने के लिए, और 2 मोल्स किसके देने के लिए, H2O गैस देने। चलिए इसको और थोड़ा सा हम तोड़ के देखते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 गैस जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ, टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O गैस। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 22.7 लीटर ऑफ CH4 गैस जो है वो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, टू गिव 22.7 लीटर ऑफ CO2 गैस एंड 45.4 लीटर ऑफ H2O गैस। फिर अगला हमारा 16 ग्राम ऑफ CH4 gas reacts with 2 into 32 gram of O2 gas to give 44 gram of CO2 gas and 2 into 18 gram of H2O gas। अब देखो मास से क्या हो रहा है, यहाँ पे मोल्स में कन्वर्जन हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं मोल्स से मास में कन्वर्जन हो रहा है।
इसी तरीके से मोल्स से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से किस में कन्वर्जन हो रहा है, मोल्स में कन्वर्जन हो रहा है। अब ये जो गिवन डाटा है कैन बी इंटर कन्वर्टेड। अब ये जो डाटा है देखो, इसको हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई मास से हम किस में जा रहे हैं, मोल्स में जा रहे हैं। हो सकता है हमारे पास मास क्या दे रखा हो, ग्राम्स में दे रखा हो, तो उसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। या फिर हमें मोल्स दे रखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो यूनिट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर गैस प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, चलो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि इसकी हमें जरूरत क्यों है। क्या हो सकता है कि कई बार ना एक बैलेंस इक्वेशन हमें दे रखी है यहाँ पे, जैसे बैलेंस इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ मीथेन इज CH4 gas plus 2O2 gas gives rise to CO2 gas plus 2H2O gas। देखो, जब भी आप क्या करते हो, कोई कैलकुलेशन करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप ना दो टाइम्स को ऐड करो, एक तो टाइम मुझे दे रखा है 1 आवर, ठीक है, और दूसरा टाइम मुझे दे रखा है 3786 सेकेंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन दोनों को ऐड करो और आप मुझे ना सेकेंड में आंसर निकाल के दो, तो आप क्या करोगे, इस 1 आवर को भी पहले ना सेकेंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हमें क्या करना होता है, एक से दूसरी यूनिट को निकालना होता है, ठीक है, या फिर एक से दूसरी यूनिट को हमें कंपेयर करना होता है, तो हमें ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस समय में, एक से दूसरे में हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। यानी मास से हम मोल्स में कन्वर्जन कर सकते हैं, मोल्स से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मोल्स में कन्वर्ट किया और मोल्स से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 16 ग्राम ऑफ CH4 और 1 मोल ऑफ CH4। ठीक है, चलिए देखते हैं। 16 ग्राम ऑफ CH4 हमें गिवन है, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर गैस प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब भाई 16 ग्राम मीथेन की बात कर रहा है, ठीक है, तो 16 ग्राम मीथेन में जानता हूँ क्या है, एक मोल मीथेन का है ये। ठीक है, क्योंकि देखो कार्बन का क्या हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन के 1 × 4 16, क्या हो गया यहाँ पे 16 ग्राम। ठीक है, तो एक मोल में कितने ग्राम है, 16 ग्राम। अब ये ऑक्सीजन के कितने मोल के साथ रिएक्ट करता है, 2 मोल के साथ। क्या देने के लिए, 2 मोल किसके, वाटर के देने के लिए। तो भाई एक वाटर के, अगर मैं क्या निकाल लेता हूँ, मास निकाल लेता हूँ, अगर मैं एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास निकाल लेता हूँ, मोल का मास निकाल लेता हूँ और उसको क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, यानी कि 2 + 16 कितना हो गया 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 36 ग्राम, बिकॉज 1 मोल H2O, क्योंकि एक मोल H2O जो है वो मुझे क्या दे रहा है, 18 ग्राम H2O दे रहा है। ठीक है, बिकॉज 1 मोल H2O गिव्स राइज टू 18 ग्राम H2O। तो हम क्या कह सकते हैं, 18 ग्राम H2O डिवाइड बाय 1 मोल H2O इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एक्चुअली में 1 मोल है, हेंस 2 मोल H2O। अगर हम बात करेंगे किसकी, 2 मोल H2O की इंटू 18 ग्राम H2O अपॉन 1 मोल H2O, तो ये हो गया हमारा 2 × 18 ग्राम H2O इज इक्वल्स टू 36 ग्राम H2O। देखिए बेसिकली कुछ भी नहीं है, बेसिकली हमने बस किया क्या है यहाँ पे, देखो एक मोल H2O को मैं ऑलरेडी जानता हूँ क्या होता है, 18 ग्राम H2O के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये किसके बराबर हो जाता है, 2 ग्राम हाइड्रोजन के 1 × 2 प्लस 16, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 18 ग्राम। अब इसीलिए अगर अब क्या निकालना हो, मुझे 2 मोल के लिए निकालना हो, सिंपली मुझे क्या करना है यहाँ पे, बस इसका डबल कर देना है और मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, H2O के लिए निकल के आ जाएगा किसका, जो ओवरऑल H2O जो है अमाउंट मुझे मिला उसका निकल के आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, कितने मोल्स मीथेन के मुझे चाहिए क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। देखो ग्राम में मुझे CO2 दे रखा है क्या
22 ग्राम दे रखा है। अब बोल रहे कितने मोल्स मीथेन के मुझे चाहिए। अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूं किसमें, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं मोल्स में, तब मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो 44 ग्राम CO2 गैस जो है वो क्या देती है, 16 ग्राम CH4 गैस देती है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मोल CO2 गैस जो है वो क्या देती है, 1 मोल CH4 देती है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CO2 इन 22 ग्राम कितना हो जाएगा, 1 मोल कितने में है, 44 ग्राम में। तो 22 ग्राम में कितना होगा, हाफ होगा, 22 ग्राम अपॉन इंटू 1/44। ठीक है, कितना हो गया उसका, जस्ट हाफ हो गया, यानी 0.5 मोल। कितना आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे, 0.5 मोल, क्योंकि 1 मोल का रिलेशन था। तो जब ये 0.5 मोल होगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 0.5 मोल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है लिमिटिंग रिएजेंट। देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इस पे ना पूरा का पूरा दारोमदार होता है किसी भी चीज का। कैसे, द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड अर्ली, भाई वो चीज जो कि जल्दी खत्म हो जाएगी वो क्या कर देती है, लिमिट्स कर देती है दी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अब मान लो कि आप ना कड़ी चावल बांटने गए कहीं पे, ठीक है, तो आपने देखा कि भाई कड़ी जो है वो आपकी खत्म हो गई। तो आप कड़ी चावल नहीं बांट सकते, आपके चावल भले ही पतीला भर के रखा हुआ है लेकिन आप कड़ी चावल नहीं बांट सकते, आप या तो सिर्फ चावल बांट सकते हो। ठीक है, पर जो कड़ी चावल है अब वो नहीं मिल सकता किसी भी तरीके से। इसका उल्टा अपोजिट, इसका उल्टा सोचो, अगर मान लो आपके चावल खत्म हो गए, ठीक है, कड़ी आपके पास बची हुई है, कड़ी आपके पास पतीला भर के कड़ी बची है, पर अब आप कुछ भी करके ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप कड़ी चावल बांट दो। ठीक है, तो जो चीज खत्म हो गई जल्दी, उस पे क्या करेगी, उस पे ये चीज डिपेंड कर रही है कि भाई कड़ी चावल लोगों को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अगर एक भी चीज खत्म हो रही है ना तो उस पे डिपेंड कर रहा है कि लोगों को कड़ी चावल मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो इसी तरीके से हमारी रिएक्शन में होता है क्या, कि द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड अर्ली, वो रिएक्टेंट जो कि क्या हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, वो लिमिट कर देता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। चलो एग्जांपल से देखते हैं इसको। भाई 50 kg मैंने लिया नाइट्रोजन गैस, 10 kg मैंने ली हाइड्रोजन गैस, दोनों को मिला के मैं बना रहा था NH3 गैस। अब पूछ रहा है मुझसे कि कितनी बनेगी और लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कौन सा होगा। देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लूं, क्योंकि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आप एक्यूरेट नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही फॉलो नहीं हो रहा है। N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये दोनों मिलके क्या देती हैं, 2NH3 गैस देती हैं। अब देखो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 50 kg नाइट्रोजन में कितने होंगे, पहले तो उसको क्या करो 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिवाइड करेंगे हम इसको। देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है, 1 मोल होता है। तो 50 इंटू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 28, मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल मोल निकल के आ जाएंगे, यानी कि 17.86 इंटू 10⁻² मोल। फिर मैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लू, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी मैंने सिमिलरली निकाल लिया। ठीक है, तो मेरा कितना निकल के आया है, 4.96 इंटू 10⁻³ मोल। अब देखो जरा, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल लगता है तो हाइड्रोजन के कितने मोल लगते हैं, 3 मोल लगते हैं। ठीक है, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल लगता है तो हाइड्रोजन के कितने मोल लगते हैं, 3 मोल लगते हैं। चलो देखते हैं, 17.86 इंटू 10⁻² मोल ऑफ नाइट्रोजन हमने निकाला, और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन के मोल्स कितने चाहिए होंगे, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना निकल के आ गया, 53.6 इंटू 10⁻² मोल हाइड्रोजन, और जब डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5.36 इंटू 10⁻³ मोल हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन मेरे पास कितना है, कितना है,
लेकिन मुझे चाहिए कितना, इतना चाहिए। तो अभी भी ये कितना शॉर्ट है, 0.40 इंटू 10⁻³ मोल, ये कम है मेरे पास। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा, यानी अगर मैं कड़ी चावल वाले एग्जांपल लूँ तो कड़ी चावल में कितने बांट पाऊंगा, उतने ही बांट पाऊंगा ना जितने की मेरे पास चावल फॉर एग्जांपल क्या हो गए, खत्म। चावल मेरे पास थे उसके अकॉर्डिंगली बांट पाया, क्योंकि अगर चावल लिमिटिंग रिएजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, सिमिलरली हाइड्रोजन मेरे पास जितने कम है उसके अकॉर्डिंगली ही मैं क्या कर पाऊंगा, NH3 बना पाऊंगा। तो हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट है। देखो 3 मोल हाइड्रोजन क्या बनाता है, 2 मोल NH3 बनाता है। 3 मोल हाइड्रोजन से क्या बनता है, 2 मोल NH3 बनता है। तो अब जरा देख लेते हैं हम, 4.96 इंटू 10⁻³ मोल से कितना बनेगा। भाई सिंपल सी बात है, 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल से बनेगा 2/3। अब 4.96 इंटू 10⁻³ मोल है, तो क्या करोगे, 4.96 इंटू 10⁻³ इंटू 2/3, जो कि आ जाएगा हमारा 3.30 इंटू 10⁻³ मोल NH3 गैस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, NH3 गैस का अमाउंट निकाल लिया कि अमोनिया गैस जो है वो इतनी बनेगी। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, अगर किलो में निकालना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं इसको, भाई 1 मोल NH3 गैस में 17 ग्राम NH3 होता है। तो यहाँ पर कितने मोल है हमारे पास, 3.30 इंटू 10⁻³, उसको 17 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको हमने यहाँ पे निकाला 56.1 इंटू 10⁻³ ग्राम NH3। इसी को हमें अगर केजी में लिखना है, 10⁻³ ये क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि 1 kg किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। तो ये हो जाएगा 56.1 kg अमोनिया। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। चलिए लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उठ के आते हैं। चाहे आप आपके CBSE बोर्ड के एग्जाम की बात कर लो, चाहे आप JEE की बात कर लो, चाहे आप नीट की बात कर लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को घुमा घुमा कर दे देगा, पर जो मेन चीजें रहती हैं वो यही रहती हैं, जो फॉर्मूले रहते हैं वो यही रहते हैं, इन्हीं की एप्लीकेशंस आप लोगों से पूछेगा। देखिए रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, कभी भी क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जब रिएक्शंस होते हैं, भाई क्या होता है, दो चीजें अगर मिलेंगी तो उनमें रिएक्शंस भी होती है ना। क्या होगा, जो ज्यादातर रिएक्शंस होती हैं सॉल्यूशन में वो हमारी क्या है, तो हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। देखो भाई क्या होगा कि ज्यादातर रिएक्शंस हमारी किसमें होती हैं, सॉल्यूशन में होती है। ठीक है, आप कभी भी लेबोरेटरी में जाते हैं अगर, तो आप अक्सर लेते हैं ना टेस्ट ट्यूब में पानी ले लेते हैं, या फिर कई बार अल्कोहल ले लेते हैं, या फिर कुछ भी, मतलब क्या होता है, चीजें बदल बदल के होती हैं यूज, लेकिन आपका जरूर कोई ना कोई सॉल्वेंट ना ज्यादातर प्रेजेंट होता है। कोई भी जो रिएक्शन होती है उसके लिए क्या होता है, एक सॉल्वेंट जरूर प्रेजेंट होता है अक्सर। अब जब ये सॉल्वेंट अक्सर प्रेजेंट है तो इसकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कितना परसेंटेज का मौजूद है, कितना परसेंटेज हमारा सॉल्यूट का है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम ये सही सही आइडिया लगा सके कि भाई कौन सी रिएक्शन कितनी होगी, किस कंपाउंड में किस चीज की कितनी स्ट्रेंथ है। इन सब चीजों को हम डिटेल में बात और भी करेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग फिलहाल फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मास परसेंट और वेट परसेंट। ठीक है, मास परसेंट यानी कि मास पर 100, और वेट पर सेंट यानी कि वेट पर 100। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W/W परसेंट। मास परसेंट क्या है हमारा, भाई मास परसेंट किसका ले रहे हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट, जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। कि भाई अगर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें मेरा सॉल्वेंट था और साथ साथ मेरा क्या था, सॉल्यूट था, तो उसमें क्या हुआ, जब दोनों को मैंने घोल दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया। तो मास परसेंट में कैसे निकालूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेकंड मेरा फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन निकालने का। मोल का फ्रैक्शन, मोल का छोटा पार्ट, मोल का छोटा पार्ट यानी कि 1 से कम।
चलो अब मान लो कि मोल्स प्रेजेंट है किसके सॉल्यूशन में, अलग अलग सॉल्यूट के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर मुझे निकालना है फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स एन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, दैट इज ए एंड बी, क्योंकि ए और बी मिलके ही सॉल्यूशन बना रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। फिर हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने मौजूद हैं, अपॉन में हम क्या निकालेंगे, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो मोलैरिटी जो है इसकी कैलकुलेशन है ना, हम लोगों के लिए कई बार क्या होता है कि जैसे किसी चीज को हमें डाइल्यूट करना है और उसकी कंसेंट्रेशन की बात करनी है कि भाई कितनी कंसेंट्रेशन उसकी हो गई। फॉर एग्जांपल अगर लेबोरेटरी में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर रहे हैं, HCl यूज कर रहे हैं, या फिर अगर नॉर्मल एग्जांपल भी अगर हम लें, तो हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 मोलर, 0.1 मोलर, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे। अगर यहाँ पे अगर हम किचन में से अगर हमारा एग्जांपल लेना चाहें, तो अगर हम 100 ml वाटर के अंदर 1 चम्मच नींबू डालेंगे तो उसकी कंसेंट्रेशन अलग होगी नींबू की। अगर हम 1 चम्मच पानी के अंदर 1 चम्मच नींबू, यानी कि 2 चम्मच हो गया टोटल, अगर हम उतना डालेंगे तो फिर नींबू की कंसेंट्रेशन अलग होगी। इसी तरीके से क्या होता है, कंसेंट्रेशन जो है वो वेरी कर जाती है कि भाई कितना हम सॉल्यूशन ले रहे हैं लीटर में, और उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी m क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कंसेंट्रेशन m1 इंटू V1, पहले की कंसेंट्रेशन जितनी है, अब मान लो पानी हमने डाल दिया किसी चीज में, तो बाद की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू m2 इंटू V2। तो ये दोनों क्या होती है, बराबर होती है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी 1 इंटू वॉल्यूम 1, पहले जो वॉल्यूम थी, इज इक्वल टू m2 इंटू V2, यानी कि बाद की जो वॉल्यूम है उसको बनने के बाद, ठीक है, मोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। भाई मास दे रखा है मुझे NaOH का 4 ग्राम। ठीक है, मास मुझे NaOH का दे रखा है 4 ग्राम, मोलर मास मुझे दे रखा है 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 0.25 लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी देखो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो नहीं गिवन, मुझे मास गिवन है और मोलर मास गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 4 ग्राम, मोलर मास कितना है 40, यानी कि मोल्स कितने हो गए 0.1। कितना हो गया 0.1 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है भाई 25, कितना दे रखा है 0.25 लीटर। तो क्या कर दूंगा, यहाँ पे रख दिया मैंने 0.25 लीटर। जब मैं उसको सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आया 0.4 मोलर। क्या आया 0.4 मोलर। ठीक है, तो अब क्या है हमारा नोट, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंड। देखो अब एक चीज कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मोलैरिटी जो है ना सॉल्यूशन की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब क्या होगा कि जब टेम्परेचर घटता है या फिर टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है ना कि वॉल्यूम में ना थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है। ठीक है, जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। ये किस वजह से होता है, ये होता है टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से। अब देखो मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, मोलैरिटी डिपेंड करती है वॉल्यूम पे। तो मोलैरिटी भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसीलिए हम लोगों को एक और कंसेप्ट की जरूरत पड़ी जो कि हम लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मोलैरिटी को यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी मोलैरिटी भी यूज होता है और कई जगह पे मोलैलिटी भी यूज होता है। अब ये मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी में भी देखो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क कितना आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर है डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो इसका फायदा क्या है, टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ ना मास चेंज नहीं होता। अब जब मास चेंज नहीं होगा
तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मोलैलिटी पे टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसकी इसी बेनिफिट की वजह से हम कई बार मोलैलिटी का यूज करते हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, कैपिटल M से किसको हम नोट करते हैं, मोलैरिटी को। 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl 58.5 ग्राम पर मोल इज 1.25 ग्राम पर लीटर। ये इसकी क्या है, डेंसिटी गिवन है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब कह रहा है मोलैलिटी निकालो सॉल्यूशन की। देखो मोलैरिटी हमें कितनी गिवन है, 3 मोल पर लीटर। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो, पहले ना जो गिवन चीज है उसको लिख लिया करो। मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन कितना है भाई, देखो 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl गिवन है, तो 58.5 होता है वैसे तो। ठीक है, अगर क्या होता हम 1 मोलर की बात कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, 3 मोलर की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 58.5 यानी कि 175.5 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अब अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन के मास को देखें, भाई हमें डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है, डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.25 ग्राम पर लीटर। तो देखो 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1000 ml होंगे उसमें, इनटू में 1 ml के लिए कितना मास गिवन है, 1.25 ग्राम। तो 1000 इंटू 1.25 ग्राम इज इक्वल टू 1250 ग्राम। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.25 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा सॉल्यूशन में, 1250 माइनस जितना ये वाला मास है, अगर इस वाले मास को मैं निकाल दूं तो बाकी तो मास वाटर का ही है। ठीक है, क्योंकि है क्या, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसमें है क्या, वाटर है और सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो कितना निकल के आया, 1074.5 ग्राम निकल के आ गया मेरा क्या, वाटर। चलो अब मोलैलिटी निकाल सकते हैं हम इजीली। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 3 मोल है यहाँ पे। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो गया 1.0745 केजी। ठीक है, इसको क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया किससे, 1000 से, हमारा कितना निकल के आ गया केजी में। तो ये निकल के आई हमारी 2.79 m। अब देखो यहाँ पे जो m इस्तेमाल हो रहा है वो स्मॉल m है। मोलैलिटी को हमेशा, मोलैलिटी को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से। और जो मोलैरिटी है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमेशा कैपिटल M से इस्तेमाल किया जाता है। चलिए वही चीज कह रहा है वैसे तो, जो चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन इज नॉन एज स्टॉक सॉल्यूशन। एक चीज यहाँ पे क्या है कि जो भी सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसेंट्रेशन क्या होती है, हायर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी कंसेंट्रेशन होता है जिसका क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन होती है। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन होता है जिसकी क्या होती है, हायर कंसेंट्रेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन। और दूसरी चीज क्या बता रहा है कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो चेंज नहीं होती है विद टेम्परेचर, सिंस मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर। क्योंकि जो मास है वो टेम्परेचर के साथ बदलता नहीं है। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि मोलैलिटी में भी कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।